कैटलिन को ये गॉड्सवुड कभी पसंद नहीं आया था। वो एक टुली के रूप में पैदा हुई थी, रिवरन में दूर दक्षिण में ट्राइडेंट के रेड फोक पर। वहाँ का गॉडवुड एक बगीचा था जो चमकीला और हवादार था, जहाँ ऊंचे रेडवुड झंझनाती धाराओं के पार धब्बेदार छायाएं फैलाते थे, पक्षी छिपे हुए घोंसलों से गाते थे और हवा फूलों की खुशबू से मसालेदार थी। विंटरफेल के देवताओं ने एक अलग तरह की लकड़ी रखी थी। यह एक अंधेरी आदिम जगह थी, 3 एकड़ पुराना जंगल जो 10,000 सालों से अछूता था, क्योंकि इसके चारों ओर उदास महल खड़ा था। इसमें नम मिट्टी और सड़न की गंध आती थी। यहाँ कोई रेडवुड नहीं उगता था। ये भूरे हरे सुइयों से लैस जिद्दी प्रेरी पेड़ों, शक्तिशाली ओक और लोहे के पेड़ों का जंगल था जो खुद राज्य जितना ही पुराना था। यहाँ मोटे काले तने एक दूसरे के करीब थे, जबकि मुड़ी हुई शाखाएं ऊपर एक घना छत्र बुन रही थीं और विकृत जड़ें मिट्टी के नीचे कुश्ती कर रही थीं। ये गहरी खामोशी और गंभीर छायाओं वाला स्थान था और यहाँ रहने वाले देवताओं के कोई नाम नहीं थे। लेकिन वह जानती थी कि आज रात उसे अपना पति यहीं मिलेगा। जब भी वह किसी की जान लेगा, उसके बाद वह देववन की शांति की तलाश करेगा। कैटलिन को 7 तेलों से अभिषेक किया गया था और रिवरन के सेप्ट को भरने वाले प्रकाश के इंद्रधनुष में उसका नाम रखा गया था। वह अपने पिता और दादा और उसके पिता की तरह आस्थावान थी। उसके देवताओं के नाम थे और उनके चेहरे उसके माता पिता के चेहरों की तरह ही जाने पहचाने थे। पूजा एक सेप्टिन थी जिसमें धूपदान, धूप की खुशबू, 7 कोणीय क्रिस्टल प्रकाश से जीवंत गीत में उठी हुई आवाजें। टुली परिवार ने एक गॉडवुड रखा था, जैसा कि सभी बड़े घरानों ने किया था, लेकिन ये केवल टहलने या पढ़ने या धूप में लेटने की जगह थी। पूजा सेप्ट के लिए थी। उसकी खातिर नेब ने एक छोटा सा सेप्ट बनाया था जहां वह भगवान के 7 चेहरों के लिए गा सकती थी, लेकिन स्टार्क्स की नसों में अभी भी प्रथम पुरुषों का खून बह रहा था और उसके अपने देवता पुराने थे, हरे जंगल के नामहीन चेहरेहीन देवता जिन्हें वे जंगल के लुप्त बच्चों के साथ साझा करते थे। ग्रोव के केंद्र में एक प्राचीन व्यवुड एक छोटे से तालाब के ऊपर स्थित था, जहां पानी काला और ठंडा था। हॉट ट्री, नेब ने इसे बुलाया। व्यवुड की छाल हड्डी की तरह सफेद थी, इसकी पत्तियां गहरे लाल रंग की थीं, जैसे हजारों खून से सने हाथ हों। विशाल पेड़ के तने में एक चेहरा उकेरा गया था। इसकी विशेषताएं लंबी और उदास थीं, गहरी कटी हुई आंखें सूखे रस से लाल और अजीब तरह से चौकन्नी थीं। वे बूढ़ी थीं, वे आंखें विंटरफेल से भी पुरानी। उन्होंने ब्रैंडन द बिल्डर को पहला पत्थर रखते देखा था। अगर कहानियां सच थीं, उन्होंने महल की ग्रेनाइट की दीवारों को उनके चारों ओर उठते देखा था। ऐसा कहा जाता था कि जंगल के बच्चों ने सनकरे समुद्र के पार पहले पुरुषों के आने से सदियों पहले भोर के समय पेड़ों पर चेहरे उकेरे थे। दक्षिण में आखिरी व्यवुड 1000 साल पहले काट दिए गए थे या जला दिए गए थे, सिवाय आइल ऑफ फेसेस के जहां हरे लोग अपनी खामोश निगरानी रखते थे। यहाँ ऊपर यह अलग था। यहाँ हर महल का अपना गॉडवुड था और हर गॉडवुड का अपना हॉट ट्री था और हर हॉट ट्री का अपना चेहरा था। कैटलिन ने अपने पति को व्यवुड के नीचे काई से ढके पत्थर पर बैठे पाया। ग्रेटिसवर्ड आइस उसकी गोद में था और वह रात की तरह काले पानी में ब्लेड को साफ कर रहा था। गॉडवुड के फर्श पर हजारों साल का ह्यूमस जम गया था जो उसके पैरों की आवाज को निगल रहा था, लेकिन व्यवुड की लाल आंखें उसके आने पर उसका पीछा करती हुई लग रही थीं। नेड, उसने धीरे से पुकारा। उसने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा। कैटलिन, उसने कहा। उसकी आवाज दूर और औपचारिक थी। बच्चे कहाँ हैं? वो हमेशा उससे यही पूछता था, रसोई में भेड़ियों के बच्चों के नामों पर बहस करते हुए। उसने जंगल के फर्श पर अपना लबादा बिछाया और तालाब के किनारे बैठ गई। उसकी पीठ जंगल की ओर थी। वह महसूस कर सकती थी कि आंखें उसे देख रही थीं, लेकिन उसने उन्हें अनदेखा करने की पूरी कोशिश की। आर्या पहले से ही प्यार में है और संसा आकर्षक और दयालु है, लेकिन रिकन पूरी तरह से निश्चित नहीं है। क्या वह डरता है? नेब ने पूछा। थोड़ा सा, उसने स्वीकार किया। वह केवल 3 साल का है। नेब ने भौहें सिकोड़ी। उसे अपने डर का सामना करना सीखना होगा। वह हमेशा 3 साल का नहीं रहेगा और सर्दी आ रही है।
हाँ, कैटलिन ने सहमति जताई। शब्दों ने उसे हमेशा की तरह सिहरन पैदा कर दी। स्टॉक के शब्द, हर कुलीन घराने के अपने शब्द होते थे। पारिवारिक आदर्श वाक्य, कसौटी, तरह तरह की प्रार्थनाएं, वे सम्मान और गौरव का बखान करते थे, वफादारी और सच्चाई का वादा करते थे, विश्वास और साहस की कसम खाते थे। स्टॉक को छोड़कर सभी। सर्दी आ रही है, स्टॉक के शब्द बोले। पहली बार नहीं, उसने सोचा कि ये उत्तरी लोग कितने अजीब लोग थे। वह आदमी अच्छी तरह से मरा, मैं उसे यह बात दूंगा, नेड ने कहा। उसके एक हाथ में तेल से सना हुआ चमड़े का एक टुकड़ा था। बोलते समय उसने इसे हल्के से तलवार पर चलाया, धातु को चमकाने के लिए। मैं ब्रांड की खातिर खुश था। तुम्हें ब्रांड पर गर्व होता। मुझे हमेशा ब्रांड पर गर्व है, कैटलिन ने जवाब दिया, तलवार को देखते हुए जब वो उसे सहला रहा था। वह स्टील के भीतर गहरी लहरें देख सकती थी, जहां धातु को फोजिंग में 100 बार खुद पर वापस मोड़ा गया था। कैटलिन को तलवारों से कोई प्यार नहीं था, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि आइस की अपनी सुंदरता है। इसे वेलेरिया में गढ़ा गया था, पुराने फ्रीहोल्ड में डूम आने से पहले, जब लोहारों ने अपनी धातु को मंत्रों के साथ साथ हथौड़ों से भी काम किया था। ये 400 साल पुराना था और उस दिन की तरह ही तेज था जिस दिन इसे गढ़ा गया था। इसका नाम इससे भी पुराना था, नायकों के युग की विरासत, जब स्टॉक उत्तर में राजा थे। वह इस साल चौथा था, नीब ने गंभीर स्वर में कहा। बेचारा आदमी आधा पागल हो गया था। किसी चीज ने उसके अंदर इतना डर भर दिया था कि मेरे शब्द उस तक नहीं पहुंच पा रहे थे। उसने आह भरी। बेन ने लिखा है कि नाइट वॉच की ताकत 1000 से भी कम हो गई है। ये सिर्फ भगोड़ों की बात नहीं है। वे रेंजिंग में भी लोगों को खो रहे हैं। क्या ये जंगली लोग हैं? उसने पूछा। और कौन? नेड ने आइस को उठाया, उसकी ठंडी स्टील की लंबाई को देखा। और यह केवल बदतर होता जाएगा। वह दिन आ सकता है जब मैं मेरे पास बैनर लगाने और उत्तर की ओर कूच करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, ताकि दीवार के उस पार के इस राजा से हमेशा के लिए निपट सकूं। दीवार के पार, इस विचार से कैटलिन कांप उठी। नेड ने उसके चेहरे पर भय देखा। मेन्स राइडर से हमें डरने की कोई बात नहीं है। दीवार के उस पार और भी अंधकार में चीजें हैं। उसने अपने पीछे हृदय वृक्ष की ओर देखा, पीली छाल और लाल आंखें, देख रही थी, सुन रही थी, उसके लंबे धीमे विचारों पर विचार कर रही थी। उसकी मुस्कान कोमल थी। तुम बूढ़ी नान की बहुत सी कहानियां सुनते हो। अन्य लोग जंगल के बच्चों की तरह ही मृत हैं, 8000 साल बीत गए हैं। मास्टर लुविन आपको बताएंगे कि वे कभी जीवित ही नहीं रहे। किसी भी जीवित व्यक्ति ने कभी उन्हें नहीं देखा है। आज सुबह तक किसी भी जीवित मनुष्य ने कभी भी डायरावुल्फ नहीं देखा था, कैटलिन ने उसे याद दिलाया। मुझे टुली से बहस करने से बेहतर कुछ पता होना चाहिए, उसने दुखी मुस्कान के साथ कहा। उसने बर्फ को वापस उसके म्यान में सरका दिया। तुम यहाँ मुझे झूठी कहानियाँ सुनाने नहीं आई हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये जगह कितनी कम पसंद है। यह क्या है, मेरी औरत? कैटलिन ने अपने पति का हाथ थाम लिया। आज एक दुखद समाचार मिला है, मेरे स्वामी। मैं आपको तब तक परेशान नहीं करना चाहती जब तक आप खुद को शुद्ध नहीं कर लेते। आघात को कम करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उसने उसे सीधे सीधे बता दिया। मुझे बहुत खेद है, मेरे प्रिय। जॉन एरिन मर चुका है। उसकी आंखें उसकी आंखों से मिली और वह देख सकती थी कि यह उसके लिए कितना कठिन था, जैसा कि वह जानती थी कि यह होगा। अपनी युवावस्था में नेड ने आयरी में पालन पोषण किया था और निसंतान लॉर्ड एरिन उसके और उसके साथी वार्ड रॉबर्ट बैराथियन के दूसरे पिता बन गए थे। जब पागल राजा एरिस द्वितीय टागेरियन ने उनके सिर मांगे थे, तो आयरी के लॉर्ड ने उन लोगों को छोड़ने के बजाय विद्रोह में अपने चांद और बाज के झंडे उठाए थे, जिनकी रक्षा करने का उन्होंने वचन दिया था। और 15 साल पहले एक दिन, ये दूसरा पिता भी भाई बन गया था, जब वो और नेड रिवरन के एक शयनगृह में 2 बहनों, लॉर्ड होस्टर टुली की बेटियों, का विवाह कराने के लिए एक साथ खड़े थे। जॉन, उसने कहा, क्या ये खबर पक्की है? ये राजा की मुहर थी और पत्र रॉबर्ट के अपने हाथ में है। मैंने इसे आपके लिए सहेज कर रखा है।
उन्होंने कहा कि लॉर्ड एरिन को जल्दी से ले जाया गया। यहाँ तक कि मास्टर पाइसेले असहाय थे, लेकिन वे पोस्ट का दूध ले आए, इसलिए जॉन को दर्द में ज्यादा देर तक नहीं रहना पड़ा। मुझे लगता है कि यह बहुत छोटी दया है, उसने कहा। वो उसके चेहरे पर दुख देख सकती थी, लेकिन फिर भी उसने सबसे पहले उसके बारे में सोचा। तुम्हारी बहन, उसने कहा, और जॉन का लड़का, उनके बारे में क्या कहना है? कैटलिन ने कहा, संदेश में केवल इतना कहा गया था कि वे ठीक हैं और आयरी में वापस आ गए हैं। काश वे इसके बजाय रिवरन चले जाते। आयरी बहुत ऊंचा और अकेला है और यह हमेशा से उसके पति का स्थान था, उसका नहीं। लॉर्ड जॉन की याद हर पत्थर पर छाई रहेगी। मैं अपनी बहन को जानती हूँ। उसे अपने आसपास परिवार और दोस्तों के आराम की जरूरत है। तुम्हारे चाचा घाटी में इंतजार कर रहे हैं, है न? मैंने सुना था कि जॉन ने उनका नाम नाइट ऑफ द गेट रखा है। कैटलिन ने सिर हिलाया। ब्रायनडेन उसके और लड़के के लिए जो कर सकता है, वह करेगा। ये कुछ हद तक राहत की बात है, लेकिन फिर भी। उसके पास जाओ, नेड ने आग्रह किया। बच्चों को ले जाओ। उसके हॉल को शोर, चीख पुकार और हंसी से भर दो। उसके उस लड़के को अपने आसपास दूसरे बच्चों की जरूरत है, और लिसा को उसके दुख में अकेली नहीं रहना चाहिए। काश मैं ऐसा कर पाती, कैटलिन ने कहा। पत्र में कुछ और ही खबर थी। राजा तुम्हें ढूंढने के लिए विंटरफेल जा रहा है। नेड को उसकी बातें समझने में कुछ पल लगे, लेकिन जब समझ में आया तो उसकी आंखों से अंधेरा छट गया। रॉबर्ट यहाँ आ रहा है। जब उसने सिर हिलाया तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कैटलिन चाहती थी कि वो उसकी खुशी में शामिल हो सके, लेकिन उसने याद में बातचीत सुनी थी। बर्फ में मरा हुआ एक भयंकर भेड़िया, उसके गले में एक टूटा हुआ सींग। उसके भीतर सांप की तरह भय व्याप्त था, लेकिन उसने खुद को इस आदमी पर मुस्कुराने के लिए मजबूर किया, जिसे वह प्यार करती थी। यह आदमी जो संकेतों पर विश्वास नहीं करता था। मुझे पता था कि यह तुम्हें खुश करेगा, उसने कहा। हमें दीवार पर तुम्हारे भाई को संदेश भेजना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, उसने सहमति जताई। बेन यहाँ आना चाहेगा। मैं मास्टर लुविन से कहूँगा कि वो अपना सबसे तेज पक्षी भेजे। नेड उठा और उसे अपने पैरों पर खड़ा किया। धिक्कार है, कितने साल हो गए, और वो हमें इससे ज्यादा नोटिस नहीं देता। संदेश में लिखा था कि उसके दल में कितने लोग हैं। मुझे लगता है कि कम से कम 100 शूरवीर होंगे, उनके सभी अनुचरों के साथ, और आधे से ज्यादा मुफ्त सवार। सेर्सी और बच्चे उनके साथ यात्रा करते हैं। उन्होंने कहा, रॉबर्ट उनकी खातिर धीमी गति से दौड़ेंगे। ये ठीक ही है, इससे हमें तैयारी के लिए ज्यादा समय मिलेगा। उसने बताया, रानी के भाई भी पार्टी में हैं। नेड ने इस पर मुंह बनाया। कैटलिन को पता था कि उसके और रानी के परिवार के बीच थोड़ा प्यार था। कैस्टली रॉक के लेनिस्टर्स रॉबर्ट के पक्ष में देर से आए थे, जब जीत लगभग तय थी, और उसने उन्हें कभी माफ नहीं किया था। ठीक है, अगर रॉबर्ट की कंपनी की कीमत लेनिस्टर्स का उपद्रव है, तो ऐसा ही हो। ऐसा लगता है कि रॉबर्ट अपने आधे दरबार को लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा, राजा जहां जाता है, राज्य भी उसके पीछे पीछे जाता है। बच्चों को देखना अच्छा रहेगा। जब मैंने आखिरी बार उसे देखा था, तब सबसे छोटा अभी भी लेनिस्टर महिला के स्तन चूस रहा था। अब तो वह 5 साल का हो गया होगा। राजकुमार टॉमन 7 साल का है, उसने उससे कहा। ब्रान की उम्र के बराबर। कृपया, नेड, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। लेनिस्टर महिला हमारी रानी है, और कहा जाता है कि हर गुजरते साल के साथ उसका गौरव बढ़ता जा रहा है। नेड ने उसका हाथ दबाया। बेशक, गायकों के साथ दावत होनी चाहिए, और रॉबर्ट शिकार करना चाहेगा। मैं जॉरी को एक सम्मान गार्ड के साथ दक्षिण भेजूंगा ताकि वो किंग्स रोड पर उनसे मिले और उन्हें वापस ले जाए। भगवान, हम उन सभी को कैसे खिलाएंगे? वह पहले से ही रास्ते में है, तुमने कहा। धिक्कार है उस आदमी पर। धिक्कार है उसके शाही खाल पर।